हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिटेक्शन एट इमेजेस देखेंगे मल्टी कॉल लीनियरिटी की। हमने पहले मल्टी कॉल लीनियरिटी के बारे में पहले पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया लास्ट वीडियो में। तो मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये बीटा 1 प्लस ये बीटा 2 x2 i प्लस बीटा 3 x3 i प्लस ये एरर टर्म से हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास दो जो वेरिएबल है x3 है, हमारे पास x2 वेरिएबल है। तो इनके बीच में कई बार एक लीनियर रिलेशनशिप बन जाता है। तो इस रिलेशनशिप के कारण क्या है, मल्टी कोलिनियरिटी आ जाती है। और जो हमारा अपना एस्टिमेट जो करते हैं वो क्या आ जाता है, वो प्रिसाइसली और सही तरीके से एस्टिमेट नहीं आ पाता, उसकी रिलायबिलिटी उतनी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका क्या हम डिटेक्शन कैसे करेंगे? तो मल्टी कोलिनियरिटी के डिटेक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका डिटेक्शन के लिए सबसे पहले देखेंगे कि आर स्क्वायर का वैल्यू काफ़ी हाई होता है, ठीक है। एंड द फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जैसे मैंने बीटा 2 x2 बीटा 3 x3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो इंडिविजुअली आप देखेंगे तो टी वैल्यू काफ़ी कम आएगी। तो ये हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं और नल हाइपोथेसिस जो होती है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस से तो हम देख रहे हैं कि ये इफेक्टिव नहीं है। पर जब आर स्क्वायर ओवरऑल मॉडल का सिग्निफिकेंस देखेंगे, ओवरऑल मॉडल की इफेक्टिवनेस देखेंगे, तो आर स्क्वायर वैल्यू हाई होती है। तो अपने आप में ये कंट्राडिक्टरी रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह का रिजल्ट अगर हमारे सामने आ रहा है तो समझ लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी वाली प्रॉब्लम्स है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा जो हमारी अप्रोच देखी जाती है, हमें देखना है कि पेयर वाइज कोरिलेशन, ठीक है। पेयर वाइज कोरिलेशन देखना, जैसे हमारे पास अगर x2 एंड x3 वेरिएबल, तो इनके बीच में कोरिलेशन देखना है। कोरिलेशन होगा तो हमारे पास क्या आएगा, जो VIF बैलेंसिंग इन्फ्लेटिंग फैक्टर जो होता है, मैंने आपको बताया था 1 - r²2 3 है। तो इससे भी हमें क्या पता होता है, इनके बीच में जो हमारे मल्टी कोलिनियरिटी आ रही है तो उसका भी हमें पता लग जाता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा ये वैल्यू हाई होगा, ठीक है, r²2 3 का जो भी रिलेशनशिप है, तो उतनी ज़्यादा मल्टी कोलिनियरिटी होगी, ठीक है। आगे थर्ड वाला जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है, अभी मैंने डिस्कस किया कि हमें ठीक है, वेरिएंस इन्फ्लेटिंग फैक्टर, ये मैंने पहले कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया था, सॉरी, ओके। तो ये क्या आता है, 1 - 1 r²2 3 के इक्वल आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर r²2 3 का वैल्यू 1 है तो देखा तो ये तो पूरा इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ये 1 की तरफ जाएगा तो क्या होगा, हमारा उतना ही ये इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारा इसका VIF का वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तो ये केस क्या आ जाता है, ये हमारा हाई मल्टी कोलिनियरिटी वाला केस आ जाता है, ठीक है। तो हमें इसको फिर चेक करना होगा और उसकी रेमेडीज़ को देखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा टॉलरेंस का जो बात की थी हमने, टॉलरेंस की TOL, ठीक है। TOL होता है 1 - ये r²2 3 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर टॉलरेंस की वैल्यू 0 है तो बहुत ही ज़्यादा कोलिनियरिटी है, ठीक है। अगर टॉलरेंस की वैल्यू 1 है तो वहाँ पे कोलिनियरिटी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ से भी हम देख सकते हैं कि दोनों सेम ही है। VIF जो हो हमारा वेरिएंस इन्फ्लेटिंग फैक्टर और ये टॉलरेंस है, एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आगे वाला हम देखते हैं कि फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं कि हम एक आइगन्स वैल्यू आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आइगन वैल्यू के थ्रू भी हम पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हमारा जो है मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें कैसे पता करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें k का वैल्यू निकालते हैं हम, एक k निकालते हैं। तो ऊपर देखेंगे मैक्सिमम ये आइगन वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, ये मिनिमम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम मिनिमम और आगे यही आइगन्स वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अगर इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, अगर इसका वैल्यू 100 और 1000 के बीच में आ रहा है तो ये क्या बनता है, ये मॉडरेट मल्टी कोलिनियरिटी है, ठीक है।
और ये अगर ग्रेटर दैन 1000 आ रहा है तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग कोलिनियरिटी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कोलिनियरिटी का केस आ जाता है। ठीक है, और हमारे पास 5th वाला पॉइंट आ जाता है। ठीक है, और एक और है कि ऑक्सिलियरी ऑक्सिलियरी रिग्रेशन हमको रन करना है। ऑक्सिलियरी रिग्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले आप समझ लो कि पहले क्या मैंने आपको डिस्कस किया था कि रिग्रेशन क्या होता है, कि हम ये वाई इसका रिग्रेशन रन कर रहे हैं तो इस तरह से बन रहा है। ठीक है, रिग्रेस कर रहे हैं हम इसको β2 x2 प्लस β3 x3 प्लस ठीक है, y यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एक करके दूसरे पे करना है। ठीक है, जैसे हमें क्या करना है, अगर x2 है तो इसको x3 और अदर जो भी हम वेरी, जैसे में अगर x4 भी है x5 भी है तो इन पे इसका रिग्रेशन रन करना है। इसी तरह फिर x3 का करना है, इसी तरह x4 का, बारी बारी के करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिग्रेशन को रन करेंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे f का वैल्यू, f क्या ओवरऑल वैल्यू चेक करेंगे। अगर f का वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन f टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू, तो इसमें नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और ये बताएगा कि मल्टी कोलिनियरिटी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्या बता रहा है कि एक्सेप्ट, इस केस में क्या करना है, हमें एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट दैट मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस तरह अलग अलग हम जितने भी वेरिएबल है सबको देखेंगे। ठीक है, इतना तो ये आ गया। अब एक और जो है हमारा क्लेन रूल ऑफ थंब जो बोलते हैं, वो इसमें ये है कि हमें एक कैलकुलेट ओवरऑल आर स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करो, और उसके बाद जो हमारा जो इंडिविजुअल जो या ऑक्सिलियरी रिग्रेशन जो हमने रन किया था, उसका आर स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर ऑक्सिलियरी जो हमने रन किया था वो ग्रेटर देन है किससे, हमारे ओवरऑल जो हमने नॉर्मल रिग्रेशन में रन किया तो क्या करेंगे हम, इसका मतलब मल्टी कोलिनियरिटी है। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो दो तरह के रूल बता दिए, एक मैंने एफ टेस्ट के थ्रू बताया आपको कैसे करना है। ठीक है, एफ टेस्ट के थ्रू आपको कैसे करना है कि आपको रिग्रेशन रन करना है, ऑक्सिलियरी रिग्रेशन रन करना है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, फिर उसका एफ वैल्यू आएगा और क्रिटिकल एफ वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर उसका एफ वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है तो इसका मतलब कोलिनियरिटी है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, दूसरा तरीका ये आ जाता है कि आप जो है जो ऑक्सिलियरी जो आपने जो रिग्रेसर रन किया उसका आर स्क्वायर निकालो, और जो पहले आपने आर स्क्वायर निकाला था उसको भी उन दोनों को कंपेयर करो। अगर ऑक्सिलियरी रिग्रेशन का आर स्क्वायर ज़्यादा है जो हमने ओवरऑल आर स्क्वायर पहले कैलकुलेट किया था उससे, तो इसका मतलब मल्टी कोलिनियरिटी है, उस वेरिएबल में मल्टी कोलिनियरिटी है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हो गया डिटेक्शन, मैंने बता दिया कि किस तरह से इनका डिटेक्शन करना है। ठीक है, अब डिटेक्शन के बाद आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंट में, रिमेडीज़ क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, रिमेडीज़ के लिए रिमेडीज़ फॉर मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, रिमेडीज़ में सबसे पहले आ जाता है कि रिमेडी में आ जाता है डू नथिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे ब्लैंचार्ड ने भी बताया हुआ कि दिस इज ड्यू टू डेटा डेफिशिएंसी। ठीक है, क्या होता है कि हमारा जो भी ये मल्टी कोलिनियरिटी आती है ये डाटा डेफिशिएंसी के कारण आती है। इसको हम क्या कहते हैं,
इसको माइक्रो न्यूमरोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। इसको माइक्रो न्यूमरोसिटी भी कहते हैं कि हमारे पास डाटा उतना नहीं होता है, तो उस हिसाब से हमारे पास कई बार मल्टी कोलिनियरिटी वाली प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। तो ये हर जगह हम जितने भी स्टडी करते हैं हर जगह ये इस तरह की जो है मल्टी कोलिनियरिटी पाई जाती है कि ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं करो, जितना भी आपको डाटा मिल रहा है, जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर सकते हैं, ओके। और दूसरा आ जाता है हमारे पास कि हमें क्या करना है कि हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन है, जो भी प्रायर इन्फॉर्मेशन हमें पहले से कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रायोरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसको देखना है कि हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने एक रिलेशनशिप बनाया है यहाँ पे कि हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो हमारा β1 प्लस β2 x2, ठीक है, प्लस ये β3 x3 प्लस ये एरर टर्म पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ये x3 हमारा वेल्थ है और ये x2 हमारा इनकम है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप हमें पता है कि ये β3 इज इक्वल टू 0.1 β2 के इक्वल है, ठीक है। ये हमें पहले से पता हुआ है, ठीक है, कि हमारा जो वेल्थ का जो इफेक्ट पड़ रहा है इसमें वो सिर्फ 1/10 पड़ रहा है एज़ कंपेरिजन टू हमारी इनकम, ठीक है, इसका इम्पैक्ट कम पड़ रहा है। तो ये रिलेशनशिप हमें पता है, तो हम इस रिलेशनशिप को डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, β3 की जगह 0.1 β2 डाल दूँगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा मेरा β1 प्लस β2 x2i, ठीक है, प्लस ये आएगा 0.1 ये β2 आएगा, 3 नहीं आएगा अब यहाँ पे, ठीक है, और x3 आ जाएगा प्लस एरर टर्म आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या जाएगा, ये कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास β1 प्लस β2 और ये xi लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, प्लस एरर टर्म आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको सिंपलीफाई कर दिया। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, ये जो xi है किसके इक्वल लिखा है हमने, ये x2i प्लस 0.1 x3i इसके इक्वल है, ठीक है। ये सारा टर्म मैंने इसको एक जगह एग्रीगेट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हम दोनों का इंडिविजुअल इम्पैक्ट तो नहीं पता कर पाएंगे, पर इससे क्या होगा कि मल्टी कोलिनियरिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको कैसे मैंने ये किया कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बनना है, उनको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर हमारे पास ये सारी चीज़ आ गई, ठीक है। अब आगे थर्ड पॉइंट में मैं आता हूँ, ठीक है, थर्ड पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, कंबाइनिंग द क्रॉस सेक्शन एंड टाइम सीरीज डाटा, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। कंबाइनिंग क्रॉस सेक्शन एंड टाइम सीरीज डाटा, ठीक है। कई बार क्या होता है, टाइम सीरीज डाटा होता है, उसके कारण भी मल्टी कोलिनियरिटी आ जाती है। मैं आपको यहाँ एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे आपका जो है एक्सपेंडिचर जो होता है, आप किन दो चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। आपका अगर मैं ये मान लेता हूँ कि आपका एक्सपेंडिचर इफ़ेक्ट हो रहा है आपकी इनकम से हो रहा है, ठीक है। ऐसे मैं लोग ले लेता हूँ, ये लोग वाई नेचुरल लोग मैंने लिया हुआ है, ठीक है। ये β1 लिया है प्लस ये β2, ठीक है, और ये नेचुरल लोग, और ये मैंने PT ले लिया है, प्राइस ले लिया है, प्लस β3, और यहाँ पे मैंने फिर नेचुरल लोग लिया है, और ये मैंने आगे क्या कर लिया है, इनकम कर लिया है, इनकम T कर लिया, ठीक है, और प्लस एरर टर्म। देखो यहाँ पे जो आपका एक्सपेंडिचर है किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आपकी इनकम पे भी डिपेंड कर रहा है और आपके प्राइस पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब आप ऐप से भी देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, तो इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप ये क्या बनता है, मल्टी कोलिनियरिटी का। अब हमें क्या करना है, इस प्राइस इफेक्ट को, इस इनकम इफेक्ट को हटा देना, तो फिर हम इस रिलेशनशिप को देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें डाटा कंबाइन करना है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, ये कर दिया मैंने, ये नेचुरल लोग
वाई आई, और यहाँ पे मैंने दूसरे वाला जो हमारे बीटा 3 के साथ ही हमारी इनकम उसको ले आया मैं, ठीक है। ये नेचुरल लॉग लिख लेता हूँ, ये इनकम आई लिख दिया, और इक्वल, ठीक है, ये बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये नेचुरल लॉग, ठीक है, प्लस पी टी। देखो अब मैंने क्या किया, जो इनकम इफेक्ट था इसको मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, फिर अब यहाँ पे हम डायरेक्ट एक प्राइस के साथ ये रिलेशनशिप बता रहे हैं, ठीक है। रिमूविंग अ इनकम इफेक्ट, ठीक है, इसको हम ऐसे वाई स्टार करके भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। वाई स्टार इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 और नेचुरल लॉग अरे पी टी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस इनकम इफेक्ट को, इनकम इफेक्ट के कारण प्राइस जो बढ़ रहा था तो उसको हमने इसको नलीफाई कर दिया, ठीक है। और जो फोर्थ अगला जो हमारा जो आ रहा है, ठीक है, अगला हमारा रिमेडीज जो आ रहा है फोर्थ वाला उसको है, ठीक है। अब ड्रॉपिंग अ वेरिएबल, ठीक है, कई बार क्या होता है कि ड्रॉपिंग दी वेरिएबल, ठीक है, कई बार क्या होता है कि जिस वेरिएबल के कारण मल्टी कोलिनियरिटी आ रही है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंजम्पशन हमारा, ठीक है, कंजम्पशन आ रहा है, ये बीटा 1 प्लस बीटा 2 यहाँ पे इनकम है, ठीक है, प्लस बीटा 3 आ रहा है, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, वेल्थ आ रहा है, ठीक है, प्लस एरर टर्म है। अगर मल्टी कोलिनियरिटी वेल्थ के कारण आ रही है तो इसी ड्रॉप कर दो वेरिएबल को, ठीक है। तो फिर हम एक रिलेशनशिप को आसानी से कर सकते हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ये स्पेसिफिकेशन बायस भी आ जाते हैं, स्पेसिफिकेशन बायस, ठीक है, या मॉडल मिस स्पेसिफाइड हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, मॉडल अगर मॉडल मिस स्पेसिफाई आ जाता है, जिसमें कई बार और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हमारा रिग्रेशन बहुत ज़्यादा हमारी इनकरेक्ट डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो हमें ये बड़े सोच समझ के ये चीज़ें करनी होगी कि हमें इस वेरिएबल को ड्रॉप करना है या नहीं करना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि एक इम्पोर्टेंट है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वाला, फिफ्थ वाला, कि हमें इसकी रिमेडीज़ करनी है। तो हमें क्या करना है, इसको वेरिएबल को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ मैं एक टाइम सीरीज वाला डाटा लिख रहा हूँ, बीटा 1 प्लस बीटा 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये x2t लिख रहा हूँ, फिर बीटा 3 लिख रहा हूँ एंड x3t लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस मैंने एरर टर्म लिख दिया। देखो ये मैंने देखिए यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, अगर दो के बीच में x2 x3 के बीच में कोलिनियरिटी है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें रिग्रेशन ना रन करके इनके डिफरेंस में रिग्रेशन रन करें, ठीक है। तो डिफरेंस में कैसे रिग्रेशन रन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पीछे का लेंगे इसका, ठीक है, एक पीछे का टर्म लेंगे, फिर उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। जैसे वाई टी है, ठीक है, तो इसको कर दे वाई टी माइनस 1, ठीक है। एक पीछे की हम सीरीज़ का ले लेंगे, तो बीटा 1 है कांस्टेंट है तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो बीटा 2 ही रह जाएगा। तो ये आएगा x2t माइनस x2t माइनस 1, ठीक है। उसी तरह हम बीटा 3 का करेंगे, बीटा 3 ये x3t माइनस x3t माइनस 1, एक पीरियड पीछे का ले रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह इसको vt कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये डिफरेंस ले लिया, ठीक है। ये डिफरेंस क्या टाइम सीरीज में आता है, हम आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, इट मेक्स द नॉन स्टेशनरी सीरीज स्टेशनरी, ठीक है। ये नॉन स्टेशनरी सीरीज़ को स्टेशनरी बना देता है, इट मेक द नॉन स्टेशनरी सीरीज स्टेशनरी, ठीक है। जब सीरीज स्टेशनरी हो जाता है तो फिर आप इसमें आसानी से रिग्रेशन रन कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल कर दिया। अब दूसरा होता है रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैं रेशियो के रूप में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आउटपुट लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये आउटपुट वाई आउटपुट है, यहाँ बीटा 1 प्लस बीटा 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है। और यहाँ पे
वाई नहीं, वाई को मैं कोई जैसे मैं कंजंक्शन एक्सपेंडिचर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये बीटा 2 x2t कर दिया मैंने, प्लस ये बीटा 3 कर दिया और ये x3t कर दिया, ठीक है। ये ut कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जीडीपी है, ठीक है, और ये पॉपुलेशन है, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी जीडीपी भी बढ़ेगा, ठीक है। दोनों के बीच में एक लिंक बन रहा है। तो ये तो यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी वाली प्रॉब्लम है। तो इससे अच्छा इनको पर कैपिटा फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, ठीक है। तो इनको पर कैपिटा फॉर्म में करेंगे आप, तो ये क्या आएगा, वाई टी आ जाएगा, और पॉपुलेशन का क्या था, ये x3t आ जाएगा, ये बीटा 1 आ जाएगा, और अपोन में क्या नीचे क्या जाएगा, ये x3t यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आगे बीटा 2 है, ठीक है, और ये x2t है नीचे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे x3t से। इस तरह चलते रहेंगे और ये बीटा 3 रह जाएगा, क्योंकि x3t अपॉन x3t ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस आगे ut अपॉन मैंने क्या कर दिया, x3t कर दिया। इसको क्या किया हमने, रेशो फॉर्म में लिख दिया, पर कैपिटा फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ये सारा आउटपुट क्या आ गया हमारा एक्सपेंडिचर क्या आ गया, पर कैपिटा फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है कि इस तरह से आप करोगे तो इसमें क्या हो गया, ये ut है एरर टर्म जो होता है, ठीक है। कहाँ पे, जैसे हमने डिफरेंस लिया था पीछे वाले रेशो में, जहाँ डिफरेंस लिया था, तो कई बार ये क्या हो गया, ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। तो इसमें इस केस में रेमेडी में भी वर्स देन द डिजीज़। तो ये क्या, ये करेक्शन के चक्कर में हम और लॉस करते जा रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, ठीक है। और आगे आप, मैं 5th वाला पॉइंट बताता हूँ कि आपको एडिशनल डाटा और न्यू डाटा, ठीक है, एडिशनल डाटा और न्यू डाटा, ठीक है। आपको क्या करना है, एडिशनल डाटा को ऐड करना है। देखो कई बार क्या होता है कि मल्टी कोलिनियरिटी आ रही है, जैसे मैं 10 मैंने ऑब्जर्वेशन को उठाया, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 14 ऑब्जर्वेशन उठाए, तो इसमें क्या हो गया, नो मल्टी कोलिनियरिटी आ गई। कई बार क्या होता है, मल्टी कोलिनियरिटी क्या है, ये हमारा प्रॉब्लम ही है कि हम कुछ सैंपल उठाते हैं, उसके कारण मल्टी कोलिनियरिटी आ जाती है। जब हम सैंपल साइज बढ़ाते हैं, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन का, तो उसमें क्या होता है कि मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग से मेथड डिस्कस किए, बिल्कुल सिंपल है, एक बार आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं गुजराती बुक से, ठीक है। आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे, इतने बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।